नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये टैक्स पॉलिसीज के संबंध में है। कोविड के आने के बाद में सरकार ने काफ़ी ज़्यादा रियायती दी है। उन्हीं में से एक रियायत है वो है टैक्स पॉलिसीज़ में थोड़े हमें यहाँ पे रियायती मिली है, टैक्स में छूट मिली है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है सिर्फ उन्हें ही नहीं, साथ में एमएनसीज कॉरपोरेट कंपनीज जो है उन्हें भी ये रियायतें मिली है। उसके बाद में ही आर्टिकल में इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए राइटर ने डिस्कस किया है कि ये जो रियायतें दी है कितने कंज्यूमर तक पहुंच रही है, कितने सिटीजन्स को इसका फ़ायदा हो रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये फार्म रिफॉर्म्स के संबंध में है कि कैसे चाइना से हम सीख सकते हैं कि वहाँ पे कृषि सुधार जिस प्रकार से हुए उससे एक शिक्षा लेकर, एक सीख लेकर हम भी हमारे देश में आगे बढ़ सकते हैं कृषि रिफॉर्म्स को लेकर। उसके बाद में न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की ये और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वो यह है कि WHO ने 2020 को कौन सी ईयर के रूप में डेजिग्नेट किया है। वो किस रूप में WHO 2020 को बना रहा है। आपको ऑप्शन ए है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डॉक्टर, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो दिव्यांगजन है, निःशक्तजन है, उनके रूप में मनाया जा रहा है, उनके लिए बनाया जा रहा है ये ईयर। ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं आज का। वो यह है कि चीनी कृषि सुधारों से भारत क्या सीख ले सकता है, क्या लेसन लर्न कर सकता है। ये एक विस्तृत चर्चा करनी है आपको 250 शब्दों में। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल जो है टैक्स पॉलिसी ड्यूरिंग कोविड-19 कि कोविड-19 के दौर में टैक्स पॉलिसीज कैसी रही, क्या सुधार आया है यहाँ पर। तो अगर हम देखें हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद को, तो पिछले 2 तिमाहियों में इनमें काफ़ी गिरावट आई है। तो यहाँ पर जनवरी से लेकर जून के बीच में उसके साथ में ये भी हमें देखने को मिलता है कि जिनकी आय ज़्यादा थी उनकी आय लगभग डबल हो गई है। 85 न्यू इंडियंस वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो 85 नए हाई वर्थ इंडिविजुअल हमारे देश में और जुड़ गए हैं जिनकी इनकम बड़ी है इस पिछले 2 तिमाहियों में। इस कोविड, खासकर ये कोविड का ये दौर था। तो यहाँ पर अगर देखें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनका जो नेटवर्थ है वो $50 मिलियन से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर एक ये हमें बदलाव देखने को मिला कि जहाँ पर टैक्स पॉलिसी में रियायती मिल रही है, उसके साथ में जीडीपी नीचे जा रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनका लेवल बढ़ रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है। तो यहाँ पर टैक्सेस में रियायती दी गई थी, ना केवल इंडिविजुअल को, साथ में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज, उन्हें भी। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं हमारी जीडीपी को देखते हुए वो देखते हैं। तो टैक्स रेट्स बिन लोवर्ड। तो जैसे हमने बताया कि अभी टैक्स रेट जो है वो लोअर किए गए, ना केवल इंडिविजुअल्स के बल्कि जो कॉरपोरेट है, जो एमएनसीज है, उनके भी। तो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वर ब्रॉट विद इन स्कोप ऑफ लेवी बाय फाइनेंस एक्ट 2000। तो जो फाइनेंस एक्ट 2000 है हमारा, उसके अनुसार जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो हमारे देश में ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं रहते, उन पर 2% जीएसटी लगाया गया है। तो यहाँ पर टैक्स रेट लोअर किए गए हैं 2%। जो ई कॉमर्स कंपनी ऑपरेटर है, जो नॉन रेसिडेंट है, उन पर लगाया गया है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि आप टैक्स रेट कम कर रहे हैं लेकिन वो कितना प्रभावशाली है। तो यहाँ पर नेक्सस रूल वर्सेस रेसिडेंस रूल टू टैक्स एमएनसीज। तो यहाँ पर एक नेक्सस रूल वर्सेस रेसिडेंस रूल। तो यहाँ पर जो घरेलू और विदेशी कंपनियां, इनके बीच का जो एक नेक्सस रहता है कि आप किसको कितना छूट दे रहे हो, उससे कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न खड़ा होता है। उसके साथ में टैक्स अवॉइडेंस बाय ग्लोबल वेब कंपनीज। तो केवल भारत में नहीं, वैश्विक रूप से ये देखा गया है कि जो ग्लोबल वेब कंपनीज है, कोविड के इस दौर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, काफ़ी इनका फ़ायदा हुआ है। सर्विस सेक्टर जो है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है, और जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान करता है, इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिनका बिजनेस मॉडल जो है वो इनसे जुड़ा हुआ है।
तो क्या ये जो कंपनी है सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में देखा गया है, पाया गया है कि ये टैक्स को अवॉइड करते हैं, टैक्स की चोरी करते हुए भी पाए गए हैं और ऐसे रास्ते निकाले, लूपहोल्स निकाले गए हैं जिससे ये टैक्स अवॉइड कर सके। तो आप एक तरफ इनको रियायतें दे रहे हैं, लेकिन वही हमें वैश्विक रूप में ये उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे ये टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। उसके साथ में मैनी कंपनीज डू नॉट पास ऑन टैक्स बेनिफिट टू कंज्यूमर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कंज्यूमर तक फायदा जो है, जो कॉमन सिटीजन तक फायदा है, वो टैक्स का बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पर एंटी प्रॉफिटरिंग कमीशन जो है उसका रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन एंटी प्रॉफिटरिंग कमीशन के द्वारा अभी तक ऐसे केस नहीं पाए गए हैं जिसमें एमएनसीज को दंड दिया गया हो टैक्स बेनिफिट को देखते हुए। जीएसटी के इस दौर में काफ़ी एक्टिव हुए थे, काफ़ी कंपनीज जो है उन पर कमीशन ने काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया था, लेकिन अब इस दौर में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वापस एंटी प्रॉफिटरिंग जो लॉज है उनको देखने की आवश्यकता है कि अगर उनमें सुधार की भी आवश्यकता है तो वो भी हम ला सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है, कौन से कदमों की ज़रूरत है, राइटर ने बताया। तो एक ऐसा मैकेनिज्म लाइए जिससे आप नेगोशिएशन जो है, आपका नेगोशिएशन सेटलमेंट जो है वो आसानी से कर सकें। मीडिएशन, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन जैसे जो हमारे एडीआर की डिफरेंट मेथड्स है, उन्हें आपस में कैसे कंपनियां यूज़ कर सकती है और कैसे अपना डिस्प्यूट जो है वो सेटल कर सकती है। साथ में जो टैक्स इनकम, इवन जो टैक्स कमीशन, जो टैक्स हमारी अथॉरिटीज़ होती है उनकी और कंपनीज के बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो भी हम इस एडीआर और जो नेगोशिएशन मैकेनिज्म रहता है उससे अच्छा बना के सेटल कर सकते हैं। उसके साथ में जो टैक्स लॉज है उसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में जो इनकम टैक्स एक्ट है वो करीब 50 से भी ज़्यादा साल पुराना हो चुका है। कई अमेंडमेंट हुए हैं, हर सेशन में नए नए अमेंडमेंट्स होते हैं। तो ज़रूरत है कि हम एक फ्रेश लॉ लेकर आए जो कि फ्यूचर को देख के बना हुआ हो। तो इसके लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की जा चुकी है, लेकिन अभी तक टेबल नहीं किया गया है, कोई भी लॉ या पब्लिक में नहीं आया है उनका कोई भी ड्राफ्ट। तो यहाँ पे भी आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द काम करें। उसके साथ में की पेस विथ फास्ट चेंजिंग इवेंट्स। तो जो फास्ट चेंजिंग इवेंट्स है उसके साथ में हम हमारी एक जो गति है वो बनाए रखें। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंस किया कि फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील्स का जो इनकम टैक्स का पूरा एक जो हमारे यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, तो अभी जो सिस्टम है उसमें पर्टिकुलर एरिया जो है उसके टैक्स असेसमेंट के अगर जितने भी फॉर्म्स रहते हैं, जितनी भी अपील्स रहती है, असेसमेंट्स रहते हैं, वो उसी लोकल लेवल पे जाता है। लेकिन अभी ऐसा रिफॉर्म लाया गया है कि ये लॉटरी के माध्यम से अलॉट किए जाएंगे। तो इसमें उदाहरण देखने को मिलेगा हमको, जैसे बिहार में कोई टैक्स फाइल किया है तो उसका असेसमेंट जो है वो तमिलनाडु में हो रहा है। तो ये लोकल एरिया में जो एक साठ गांठ बन जाती थी वो अब नहीं रहेंगी। उसके साथ में फेसलेस अपील्स आप कर सकते हैं, जिससे जो अपीलेंट है उसका भी टाइम बचेगा, साथ में टैक्स अथॉरिटी जो है उनका भी टाइम यहाँ पर बचेगा और चीज़ें स्मूथ होंगी। तो हमें ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है। जो डिजिटल और हमें यहाँ बढ़ने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों की और मुख्य हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, हमारे कंट्री में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा से मुख्यतः फार्मर्स आए हुए हैं जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर ने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने 2008 में जो ईपीडब्ल्यू में एक पेपर पब्लिश हुआ था उसमें बताया गया था कि चीन में कैसे कृषि सुधार धीरे धीरे आए और वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो उन्हीं के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चाइना में ऐसे कौन से रिफॉर्म्स आए वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म। तो हमारी कंट्री में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए 91 से 93 के दौर में, जो एक रिफॉर्म्स आए, हमारी इकोनॉमी हमने खोल दी, बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हमने खोल दी। तो यहाँ पर जो सुधार हमें देखने को मिलता है वो ये है कि चीन ने अपना जो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स है ये एग्रीकल्चर से स्टार्ट करे। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर से अभी भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। हमने हमारे जो सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है, जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है, वहाँ से हमने शुरुआत करी। तो यहाँ पे ज़रूरत थी कि चाइना से हमको ये बहुत अच्छी सीख मिलती है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से आप अपना मार्केट के रिफॉर्म्स स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ में टू इंश्योर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एंड बिल्ड कंसेंसस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर सबको किसी भी कानून या किसी की भी रिफॉर्म के सपोर्ट में तब आएंगे तब उसका जो बेनिफिट है वो सब तक पहुँच सके। तो यहाँ पर जो एक डेडलॉक बना हुआ है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में वो ये है कि जो बेनिफिट आएगा वो कॉरपोरेट
या जो प्राइवेट प्लेयर्स को आप अलाउ करेंगे वही सारा ले लेंगे। तो अगर आपको इससे आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो किसी एक हाथ में नहीं जाते हुए वो सब में बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेन होता है, और कंसेंसस जो है वो भी बनाने के लिए ये जो फ़ायदा है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे पॉलिटिकल्स जो भी फोर्सेस है, सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, उसके साथ में जो दबाव समूह होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, किसान यूनियन है, इन सबको साथ में लेकर ही आप चल सकते हैं, तभी रिफॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर चाइना में क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, तो ग्रेटर रिटर्न्स टू फार्मर्स, तो फार्मर्स को बड़े रिजल्ट मिले। उसके साथ में जो रिसोर्स का एलोकेशन था वो भी सरकार ने अपनी ओर से किया गया इन रिफॉर्म्स के लिए। तो ये फार्मर्स को बड़े गेन मिले, बड़े प्रॉफिट मिले, इसलिए ही ये रिफॉर्म्स के लिए इतना अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिल पाया सिटीजन्स की तरफ से, पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से। उसके साथ में स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड मेड इट मोर कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको भी मजबूत किया गया, जिससे एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी। और आज इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो चाइना का एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छे से खड़ा हो पाता है। तो अगर आपको अच्छे से स्टैंड करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो लेकर आए, जिससे अच्छे इनोवेशन, सुधार और आविष्कार जो है वो हो सकते हैं और भविष्य की ज़रूरतें पूरी हो सकते हैं। तभी आप टाइम के साथ में अपनी पेस बना के रख सकते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ में रेट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर नियरली डबल्ड इन 1978 टू 2002। तो 1978 से लेकर अगर 2002 तक का दौर देखें तो इस बीच जो एग्रीकल्चर इनकम ग्रोथ हुआ करती थी वो लगभग दोगुनी हो गई, जिससे किसानों, जिसमें ये इंक्लूडेड है कि किसानों की जो इनकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। उसके साथ में इसका प्रभाव ये आया यहाँ पर कि चीन में 1978 में 33% पुअर पॉपुलेशन हुआ करती थी, पॉवर्टी रेट हुआ करता था। वही 2001 में अगर हम देखें तो ये 10% से भी कम हो गया, मतलब ये 3% तक आ गया। जो पहले 33% हुआ करता था वो 2001 में, 1978 से 2001 में ये 3% पे आके रुक गया। उसके साथ में इंडिया पोवर्टी रिड्यूस्ड इन 1960 टू 1980 नॉट बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स बट स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। तो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि 1960 और 80 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है, जो गरीबी है उसमें कमी आई है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने जो रिफॉर्म्स लाए वो नहीं, आपने जो एग्रीकल्चर, जो आपने कृषि को सपोर्ट दिया, उसके कारण ये जो पुअर्टी है वो रिड्यूस हो पाए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक ये भी हो जाता है कि पुअर पॉपुलेशन कौन है, उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हमें सबसे ज़्यादा पुअर्टी देखने को मिलती है। तो ये कर यहाँ पर आप एग्रीकल्चर सपोर्ट दोगे तो इससे आपके दो फायदे होंगे। आपका एक पूरा इकोनॉमिक सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो अपने आप में खड़ा हो पाएगा, कंपटीशन फेस कर पाएगा, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे। उसके साथ में हमारे देश में जो पॉवर्टी है उसमें भी भारी कमी आएंगी। तो कुछ टेक अवेज है भारत के लिए, वो क्या है? पहला है, गवर्नमेंट शुड हैव बिल्ड द केस फॉर मार्केट एंड देन अलाउड फार्मर्स द टाइम टू एडजस्ट द मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि आप मार्केट को तैयार करिए पहले, उसके बाद में ज़रूरत है कि हम कृषकों को तैयार करें, तभी ये सेम पेज पे आ पाएंगे। अगर आपने मार्केट आप ऑल ऑफ सडन ओपन कर देते हैं फार्मर्स के लिए, तो हो सकता है वो उस तेज़ी से, उस पेस से नहीं उससे एडजस्ट कर पाए, और इससे होगा ये कि बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो फार्मर्स होंगे वो वाइप आउट हो जाएंगे, वो इस फोर्स से बाहर निकल जाएंगे, वो वल्नरेबल सिचुएशन में, एक बहुत ख़राब सिचुएशन में ढकेले जाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, उससे पहले ग्राउंड वर्क जो है वो भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डेटा की अगर हम बात करें तो बल्क ऑफ फार्म प्रोड्यूस वॉज ट्रेडेड प्राइवेटली इवन बिफोर दिस लॉस केम इनटू फोर्स। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर बात की जा रही है जो अगर किसानों का अगर हम पक्ष देखें तो इनका कहना है कि सरकारी मंडियाँ है जो वो ख़त्म कर दी जाएंगी, और सरकार का ये कहना है कि हम सरकारी मंडी की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और प्राइवेटली हम अलाउ करेंगे कि किसान कहीं भी जाके बेच सकता है। लेकिन वास्तविकता अगर हम देखें, अगर हम डेटा नंबर्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि अभी भी बहुत बड़ा जो फार्म प्रोड्यूस होता है, जितना भी अगर हम फार्म प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा हिस्सा जो है
वो प्राइवेटली अभी भी ट्रेड किया जाता है, अभी भी ओपन मार्केट में ही बिकता है। वो जिनका प्रोक्योरमेंट किया जाता है वही मुख्य रूप से एपीएमसी में हमें आते हुए दिखता है। उसके साथ में की कंसर्न फॉर इंडिया, तो भारत के लिए कौन से की कंसर्न्स है, यहाँ पर है क्रिएशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर मार्केट इकोनॉमी, ओनली सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको इंसेंटिव्स और इंस्टीट्यूशन तैयार करने पड़ेंगे आपकी मार्केट की अर्थव्यवस्था के लिए। ये भारत का एक की कंसर्न है और यही सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर इंसेंटिव से यहाँ पर ये मतलब होगा कि कहीं ना कहीं अगर फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके फार्म प्रोड्यूस आ रहा है, तो यहाँ पर उसको ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो उसको और अपनी कृषि को कंटिन्यू रख पाए। ये प्रोत्साहन कब मिलेगा? प्रोत्साहन हमें दो रूप से मिलता है, एक तो या तो हमारा काम रिकग्नाइज होता है, दूसरा हमें आर्थिक रूप से जब फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि जो गेन है, जो प्रॉफिट है, वो किसानों का उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए और उन तक ये पहुँचना चाहिए। उसके साथ में ऐसे इंस्टीट्यूशंस तैयार की जाए जो कि हमारे मार्केट इकोनॉमी को और फार्मर्स को दोनों को अपने आप में अडॉप्ट करने में और साथ में काम करने में मदद करें। चलिए हमारे न्यूज़ एंड फ्लैश की तरफ बढ़ते हैं। तो जो जंगी जहाज, जो जंगी पोत होता है, वो तैयार किया गया है। हिमगिरी नाम का है ये स्टील फ्रिगेट जो है, ये फर्स्ट स्टील फ्रिगेट है जो 3 बनने वाले हैं उनमें से। तो ये बिल्ड किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा अंडर प्रोजेक्ट 17A फॉर नेवी। तो प्रोजेक्ट 17A क्या है, या प्रोग्राम 70A जिसे हम कह सकते हैं, ये टोटल 7 शिप्स बनाने का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 जो शिप्स हैं वो मडगांव डॉक शिप बिल्ड लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं और जो 3 हैं वो GRSE में बिल्ड किए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें मदद मिलेगी। चाइना के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो फ्यूचर थ्रेट को देखते हुए ये काफ़ी एक अच्छा कदम है। बहुत जल्दी जितनी तैयारी की गई थी उस समय से थोड़े पहले ये आ गया है, तो ये हमारी सेना के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। द 5th एंड द लास्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ सक्षम सीरीज, तो ये 5th और लास्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी है सक्षम सीरीज का। बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड इनटू वाटर। तो यहाँ पर गोवा शिपयार्ड के द्वारा बिल्ड किया गया है और पानी में अभी ये लॉन्च, जल में अभी ये लॉन्च किया जा चुका है। तो चलिए हमारा विश्लेषण आज यही का मैं यहाँ समाप्त करूँ उससे पहले जो हमारे वीडियो का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लॉ सिको जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो वो आप लॉ सिको की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं। आप हमारा जुडिशरी का कोर्स भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।